तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए। पहले करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। बस 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जल्दी भाई जल्दी आओ। क्या वो ग्रुप में मैसेज करके बुलाना पड़ेगा? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून रॉबिन। गुड आफ्टरनून मेगा, गुड आफ्टरनून मेगा जी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए जल्दी। सर आज 2 घंटे की क्लास, रॉबिन डन। आज 2 घंटे की क्या 3 घंटे की क्लास होगी सिर्फ तुम्हारे लिए। बाकी सभी को ये लेक्चर के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम जहां पर ही रहोगे। कोई बात नहीं, आज आपका जो ये चाह है पूरा करेंगे 3 घंटे का। देखते हैं कैसा जाता है तू। डन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले गुरुपुरब की सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु नानक देव जी का आज गुरुपुरब है। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूरी हो, जो भी आपके गोल्स हैं वो कंप्लीट हो, जो भी आपने सोचा है इन प्रेजेंट इन फ्यूचर। और इसके साथ साथ एक और चीज कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुशी मैटर करती है। ठीक है। और पैसा भी मैटर करता है, ये बात नहीं है, पैसे के बगैर खुशी भी नहीं आती। लेकिन ठीक है, चंगे काम करो, अच्छे काम करो। सर आप अच्छा पढ़ाते हो। अभी तो मैंने मैम स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हमारा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे को मैम रिजल्ट्स चाहिए। मेरे को ये कमेंट नहीं चाहिए, मेरे को बस रिजल्ट्स चाहिए कि आपका रिजल्ट्स अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कमेंट करना, तब बात बनेगी, लेकिन पहले मेरे को रिजल्ट्स चाहिए। अगर आप कॉलेज का अपने एग्ज़ाम देने हैं तो आपकी परसेंटेज 70+ होनी चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपका प्री क्लियर, और मेंस है तो मेंस क्लियर, मीन्स के इंटरव्यू में जाने चाहिए। ये अकेले कमेंट के साथ बात नहीं बनेगी। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 13 जो था वो डिस्कस कर लिया था। बेसिकली जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 हमारा बेस है कि जहां से टीपीए स्टार्ट होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली 2 वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रांसफर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कंपिटेंसी के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कंपिटेंसी के बारे में, मींस कि ट्रांसफर करेगा कौन। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफर करेंगे, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कंपिटेंसी। इंपॉर्टेंट क्या है? कंपिटेंसी, कि उसे ट्रांसफर करेगा कौन। आज हम करेंगे सेक्शन 7 कंपिटेंसी के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 की लैंग्वेज। अगर आपके पास वेयर एक्ट है तो साथ में जरूर रख लेना, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले है पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर, मींस कि जहां पर बात की गई है कंपिटेंसी के बारे में। हमने दो चीजें ट्रांसफर में, क्या आएगा? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, और एब्सोल्यूट के साथ साथ लिमिटेड इंटरेस्ट। लिमिटेड इंटरेस्ट कौन सा था? जिसमें मॉर्गेज आ जाएगा। एब्सोल्यूट में क्या था? सेल आ जाएगा। मींस कि ये 2 वर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। लेकिन आज बात है कंपिटेंसी की। एवरी पर्सन competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part, and either absolutely or conditionally, in the circumstances to extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force। चलिए अब वर्ड्स बाय वर्ड्स डिस्कशन करते हैं। एवरी पर्सन
कंपिटेंट। जहां तक तो सेक्शन 7 ने बोल दिया हर पर्सन वो है वो कंपिटेंट है। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर वर्ड ये नहीं लिखा ट्रांसफर, जहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट। हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था ना कि ये जो टीपीए एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ चलता है। और जब भी कोई ट्रांसफर होगी तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ए ने ये बिल्डिंग है सेल करनी है, ये बिल्डिंग है, किसको करनी है सेल? बी को। तो इनमें पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर तो एक प्रोसेस का नाम है और वो प्रोसेस टीपीए में आता है। ठीक है। तो एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तब भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। सेक्शन 11 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसमें 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले पर्सन क्या होना चाहिए? मेजर। कि पर्सन क्या होना चाहिए? वो मेजर होना चाहिए। मींस कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या चाहिए? मेजर। दूसरा वो होना चाहिए साउंड माइंड। साउंड माइंड, साउंड माइंड में 2 चीजें आएंगी एट द टाइम। एक तो वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा रैशनल जजमेंट। अब ये रैशनल जजमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए ये ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए एंड बी को दोनों को ये पता होना चाहिए कि मैंने इतने पैसे में बेचना है। अगर मैं ये सेल कर दूंगा तो अगर मेरे को पैसे मिल गए तो मेरी प्रॉपर्टी चले जाएगी, मीन्स की जो राइट्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और साथ में जो बी है, बी में भी ये रैशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मेरे को बेनिफिट क्या है, मेरे को लॉस क्या है। और वो साउंड माइंड कब होना चाहिए? एट द टाइम। एट द टाइम मींस जिस टाइम सेल हो रही है। जैसे मान लीजिए, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सवाल है लेकिन स्टिल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी से लेके नवंबर मंथ तक कोई ए पर्सन है, जे रहता है अनसाउंड माइंड, जे रहता है अनसाउंड माइंड। लेकिन दिसंबर में जाके जो लास्ट मंथ है वहां पर ये हो जाता है साउंड माइंड, वहां पर ये होता है साउंड माइंड। और दिसंबर में ये क्या करता है? सेल करता है। तो ये जो सेल होगी ये वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि जहां पर वर्ड जो है वो एट द टाइम होना चाहिए। इससे पहले क्या है, इससे बाद क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जब वो सेल हुई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पर पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड इसमें है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। और थर्ड इसमें कंडीशन है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब बाय लॉ में क्या है? इसमें एक तो आ जाएगा इंसॉल्वेंट, एक तो इसमें आ जाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस जैसे हम बोल नहीं देते ये तो दिवालिया हो गया, इसके जो बैंक अकाउंट से फ्रीज हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है। नॉर्मल हम बोल नहीं देते हैं कि ये तो दिवालिया हो गया, इसके अब पास कुछ नहीं बचा, तो वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। और जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मींस की माइनर में नहीं होगा, अनसाउंड माइंड में नहीं होगा और नॉट डिस्क्वालिफाइड। एंड इसके साथ साथ जैसे एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी में आता है जैसे कोई पर्सन हमारी जिनके साथ वॉर रहती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन पाकिस्तान से है, जैसे एम्बेसडर है, होते नहीं कंट्री के एम्बेसडर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के एम्बेसडर हैं, वो भी जो है ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट। अब कॉम्पिटेंसी में ये 3 चीजें आएंगी, इसको ध्यान में रखना। बेसिकली ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी काम आ जाएगा। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड उसके साथ साथ इंटाइटल टू ट्रांसफर, जहां तो वो इंटाइटल होना चाहिए, जहां वो ऑथराइज होना चाहिए। और ये बात हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ट्रांसफर एक्ट, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ये ऑनरशिप के ऊपर बेस्ड नहीं है। अगर ऑनरशिप के ऊपर ही बेस्ड होता तो फिर सिर्फ सेल होती, फिर मॉर्गेज वगैरह कुछ ना होता।
ठीक है, तो एंटाइटल में तो आ गया कि वो ऑनर है, सिंपल। एंटाइटल टू ट्रांसफर मींस कि जिस पर्सन के पास राइट है, वो ऑनर है, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, इंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। एंड इसके साथ साथ ये जहां पर कॉमा लगा है और इसके साथ साथ ये और है, और ये जब जहां पर कॉमा ने और आएगा तो इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये सेपरेट है, ये जो लाइन है ये सेपरेट है। आगे क्या है, ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, मींस कि मान लीजिए ये जो ऑथराइज पावर ऑफ अटॉर्नी, एजेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हो ना, जो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। स्पेशली हमारे पंजाब में तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ही चलता है पंजाब, आधा पंजाब तो बाहर बैठा है फॉरेन में, ठीक है, आधा पंजाब तो बाहर फॉरेन में बैठा है। तो उनके पीछे के जो काम काज होते हैं, जो प्रोसेस होता है, वो किसके थ्रू होते हैं, थ्रू पावर अटॉर्नी के, ठीक है, थ्रू पावर अटॉर्नी के, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि पर्सन ऑनर ही हो, वो ऑथराइज भी होना चाहिए। जहां तो वो ऑनर है, जहां फिर और वर्ड यूज कर दिया, वो ऑथराइज होना चाहिए। ऑथराइज मीन्स कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा ऑथराइज है। आगे चलते हैं। नॉट हिज ओन मीन्स कि मान लीजिए उसकी आपकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा ऑथराइज किया गया है। आगे क्या है, कंपिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आइदर होली और इन पार्ट, मीन्स कि जहां तो वो कंप्लीटली कर सकता है सेल, जहां इन पार्ट है। एंड इसके साथ साथ एब्सोल्युटली और कंडीशनली। बेसिकली जो कंडीशन है ये सेक्शन 26 एंड 29 में आती है कि बिफोर सेल के प्रेसिडेंट जो कंडीशन है सेक्शन 26 है टीपीए का, एंड आफ्टर जो है वो सेक्शन 29 है। और लेकिन इस सेक्शन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम जहां पर यही करेंगे कि वो एब्सोल्यूट है, वो कंडीशनल या हो सकता है। सो इन द सर्कमस्टांसिस टू द एक्सटेंट एंड इन मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मीन्स की जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 प्लस है तो वो हमें रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 7, ये था सेक्शन 7। सेक्शन 7 में यही है कि दे आर कंपिटेंट। सेक्शन 11 बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके बाद एंटाइटल होना चाहिए जहां ऑथराइज होना चाहिए। देन द ट्रांसफर मस्ट बी फॉलो रूल्स, रूल्स वही है कि जैसे होल या पार्टली या एब्सोल्यूट। उसके बाद कंपिटेंट क्या है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड मींस की बैंकक्रप्ट कि वो दिवालिया हो गया या बार्ड बाय कोर्ट। आगे 16 years old can't sell a house because they are a minor not competent to contract but an adult with a valid title, ठीक है। एंटाइटल, एंटाइटल मींस ऑनरशिप, जिसके पास लीगल राइट है, ठीक है, जिसके पास क्या है, लीगल राइट है। ऑथराइज टू डिस्पोज नॉट ऑन मींस की पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ सेक्शन जो है 7 में आता है, ठीक है। अब सेक्शन 7 क्लियर है, सेक्शन 7 अब ठीक है, कवर है। चले आगे, एक बार बता दो फिर आगे चलते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। अगर कोई डाउट हो तो साथ में ही आप भेज देना, ठीक है। क्या सेक्शन 7 अब ठीक है, कवर है। चले आगे सेक्शन 8 पर। हाँ रॉबिन, तुम्हें तो डाउट होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास लेता हूं मैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो तुम। आज तुम्हारे डाउट ही क्लियर करूंगा, सभी डाउट क्लियर करूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे आज डाउट सभी क्लियर होंगे, टेंशन मत लो तुम। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 8 के ऊपर, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, कि जो ट्रांसफर है उसे ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। जो ट्रांसफर है उसे ऑपरेट कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन है ना, अनलेस डिफरेंट अटेंशन एक्सप्रेस, इसे छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को छोड़ दो।
ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इस लाइन को अब छोड़ दो, इसके बारे में नहीं पढ़ना जी। अनलेस से लेकर जे फर्स्ट कॉमा जो भी है कहां पर है, जहां तक नहीं पढ़ना, जहां से स्टार्ट करना है। ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पॉसेस फोर्थ विद टू द ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफर इज देन कैपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी एंड इन लीगल इंसिडेंट्स। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी पॉसेस फोर्थ विद इमीडिएटली टू ट्रांसफरी ऑल द इंटरेस्ट, मीन्स कि जिस टाइम पर, जैसे मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसी टाइम जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। विच द ट्रांसफरर इज देन कैपेबल टू पासिंग, मीन्स कि जो जो चीजें उस प्रॉपर्टी में साथ में जाएगी वो उसी टाइम फोर्थ विद इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। एंड लीगल इंसिडेंट, लीगल इंसिडेंट मीन्स कि जो हमने पहले बात की थी कि ट्रांसफर का मतलब क्या है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है इन फेवर ऑफ न्यू पर्सन। ठीक है, लीगल इंसिडेंट मींस कि जैसे पहले प्रॉपर्टी ए के नाम पर थी, अब जो प्रॉपर्टी है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी बी के नाम पर, और जो भी प्रॉपर्टी में आएगा वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी लैंड easements annexed the rents and profits thereof occurred after transfer and things attached to earth। मीन्स अब मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ी है, ये जो प्रॉपर्टी है ना रेंट पर चढ़ी है, ए ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी, बी को सेल कर दी। तो अब अगर प्रॉपर्टी बी को सेल की है, जैसे मान लीजिए जनवरी में ये प्रॉपर्टी ए के पास थी, अब फेब में ये प्रॉपर्टी बी के पास है, तो जो लेसी होगा, जो वहां पर रेंट पर रह रहे हैं, वो अब जो रेंट है अपना वो बी को देंगे, क्योंकि बी ऑनर है अब, और बी का ही राइट बनेगा, वो ही रिसीव करेगा जो भी रेंट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा। एंड इसके साथ साथ थिंग्स अटैच टू अर्थ, मान लीजिए बिल्डिंग में, वहां पर हाउस में कोई ट्रीज है, ठीक है, मान लीजिए ट्रीज है, तो वो सारा कुछ क्या है साथ में अटैच रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेगा कि भाई वहां पर मेरा एक बचपन का ट्री लगा है, मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया था, तुम ऐसे करो वो मुझे दे दो, वो मैं उठाकर ले जाऊंगा, बाकी घर तुम्हारा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। जो चीजें वहां पर रहेगी थिंग्स अटैच टू अर्थ, वो बीच में साथ में ही जाएगी। आगे है वेयर द प्रॉपर्टीज मशीनरी अटैच टू अर्थ मूवेबल, जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल नहीं होता, अब वो मशीनरी है, तो उसका जो ट्रांसफर है वो भी साथ में जाएगी। ऐसा हो तो नहीं है कि घर बेच दिया और बाद में बोले मैंने ट्यूबवेल की तो बात ही नहीं की थी। जब आप घर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो उनके साथ साथ ये चीजें भी साथ में ट्रांसफर होगी। उसके बाद वेयर द प्रॉपर्टी इज हाउस, मान लीजिए घर है, ईजमेंट एनेक्स्ड, ईजमेंट एनेक्स्ड का मतलब है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं। देयर टू द रेंट देयर ऑफ अकरिंग आफ्टर द ट्रांसफर एंड लॉक्स कीज बार्स डोर्स। अब ऐसा होता नहीं है कि ए बी को बोले कि भाई मेरे घर में 10 डोर हैं, मैं 10 के 10 डोर उठाकर ले जाऊंगा, वो नहीं तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर ने लगाए थे, उनकी ज्यादा जुड़ी है, वो नहीं मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा होता है। जहां ऐसा बोले कि यार जो डोर है ना उसमें लॉक लगा है और वो लॉक मैं बचपन से लगाता था, ऐसा करो डोर तुम रख लो, लॉक मेरे को दे दो, ऐसा होगा? वो भी साथ में ट्रांसफर होगा ना। तो ये चीजें साथ में ट्रांसफर होगी। बेसिकली नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली सी चीज है कि जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन स्टिल ये लॉ है। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज डेट एंड अदर एक्शनेबल क्लेम द सिक्योरिटी देयर फोर, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो अदर डेट्स क्लेम्स नॉट ट्रांसफरेबल टू ट्रांसफरी बट नॉट ईयर्स ऑफ द इंटरेस्ट अकर्ड बिफोर द ट्रांसफर। मीन्स कि जो भी इसके ऊपर सिक्योरिटीज होंगी, लाइबिलिटीज होंगी, जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेट है, वो भी साथ में ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, वेयर द प्रॉपर्टीज मनी एंड अदर प्रॉपर्टी हेडिंग इनकम, जिससे इनकम आ रही है, इंटरेस्ट है, इनकम है, देयर आफ्टर अकरिंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट मींस की
वही चीज रूम रेंट वाली, पहले ए के पास जाएगी, बाद में वो ऑनर ट्रांसफर हो गया तो वो रेंट भी साथ में बी के पास चला जाएगा। ये जो ईजमेंट है, अब मैं आपको थोड़ा ईजमेंट के बारे में बताता हूं। ये हम बात कल सेक्शन 6 में डिस्कस की है, जिसमें हमने डोमिनेंट हेरिटेज के बारे में बात की थी। डोमिनेंट हेरिटेज के बारे में कि जैसे मान लीजिए जहां पर दो बिल्डिंग्स है, इन बिल्डिंग के बीच एक प्रॉपर्टी है, जहां पर भी बिल्डिंग है, लेकिन इसको जाने का कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जहां से जो ए है वो निकलता है, पाथ है। ठीक है, जहां से जो पाथ है, ठीक है। तो जहां से पाथ है, तो अब जो ए है, ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो ऐसा नहीं है कि ये बोले मैं पहले ये जो पाथ है अकेला जे सेल कर देता हूं, प्रॉपर्टी बाद में भेज दूंगा, ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है, पाथ भी उसके साथ ही सेल होगा। अगर ये प्रॉपर्टी की बात की है ना, जो इस पाथ की बात नहीं की, तब भी ये पाथ साथ में ही सेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो डोर है, विंडो है, वो साथ में सेल होगी, ऐसे ये पाथ भी है, ये भी सेल हो जाएगा। इसे बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज, इसे बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। आगे हमने ईजमेंट एक्ट पढ़ना है ना, उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 8। अब थोड़ा नोट्स की मदद से इसे देख लेते हैं। Where the transfer of property, the buyer and receiver gets everything, the seller and giver has the right to give unless, अगर कुछ और है तो फिर ठीक है, लैंड, ईजमेंट, रेंट्स, प्रॉफिट, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ट्रीज, बिल्डिंग्स, उसके बाद मशीनरी आ गया, कोई भी मूवेबल है, राइट। तो ये सारी चीजें आएंगी। फॉर ए डेट एक्शनेबल क्लेम द सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, guarantees for the debt but not for the other debt not transferable, not interest on before the transfer। ठीक है, तो ये था सेक्शन 8, ये था सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 अब कवर है। क्या सेक्शन 8 अब कवर है? आगे चले सेक्शन 9 के ऊपर। सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं, अगर मान लीजिए मैं इस रूम को सेल करने वाला हूं, जहां सेल करना है, तो इस रूम में अगर मान लीजिए मैंने बात ही ऐसे की है कि जो भी इस रूम का मटेरियल होगा मैं साथ में सेल करूंगा, कि मैंने बात ऐसे की है कि जो भी रूम का मटेरियल है, फर्नीचर है, फैंस है, विंडोज है, डोर्स है, लैपी है, माइक है, कैमराज है, सारा कुछ साथ में सेल करूंगा। तो उसके बाद ये नहीं आएगा कि वो बोले यार मैंने, मेरा लैपटॉप बचा है, मैंने तो डोर लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें साथ में ही ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर बात नहीं भी की, अगर मान लीजिए मटेरियल की बात नहीं भी की, अब नॉर्मली हर घर में ट्यूबवेल तो होता है, बोर तो होता है, सबमर्सिबल पानी वाला। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप बाद में ये बोले मैंने तो इसकी बात ही नहीं की थी, मैंने तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। और वो बोलेगा कि भाई क्या अब तुम बोर पटा के ले जाओगे, ये ट्यूबवेल पटा के ले जाओगे? ये बीच में ही आएगा, यही लॉ है। मीन्स की ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सेक्शन 8 में बताई गई है। ऑपरेशन मीन्स की कैसे लॉ ऑपरेट करता है, कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, कवर है अब सेक्शन 8। चले आगे सेक्शन 9 के ऊपर। ओके है सर, ओके। चले अब चलते हैं आगे, जो है नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 9 है ऑरल ट्रांसफर। ठीक है ना, कोई जहां पर डाउट तो नहीं है? अगर है तो देख लो, अभी क्लियर कर लेते हैं साथ में ही, फिर बाद में नहीं तो जब नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा तो फिर और कंफ्यूजन होगी। सो इसलिए जहां पर साथ ही आप जो डाउट्स है कवर कर लो, क्योंकि आज हमने 4 सेक्शंस करने हैं, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑल्सो। हमारा जो सिलेबस है ये कवर नहीं होगा अदरवाइज। चलिए आगे चलते हैं।
अब है सेक्शन 9 ऑरल ट्रांसफर। A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। अब स्टार्ट करते हैं ए ट्रांसफर। अब ट्रांसफर तो आपको क्लियर है कि कौन सी ट्रांसफर है, वही 6 चीजों की, मीन्स की 6 जो टाइप्स है, गिफ्ट है, सेल है, एक्सचेंज है, मॉर्गेज है, एक्शनेबल क्लेम है, गिफ्ट है। उसके बाद प्रॉपर्टी भी आपको अब कवर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मे बी मेड विदाउट राइटिंग, without writing in every case in which writing is not expressly required by law। means to say सेक्शन 9 कहता है कि जहां पर लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है राइटिंग में, वहां पर आप जो है ट्रांसफर ऑरली कर सकते हो। इसमें ये नहीं बताया कि कौन से केसेस है जहां पर जो है आप ऑरली कर सकते हो। सिंपल इसने एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है कि जहां पर लॉ आपको एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर आप ऑरली जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स की ये जो डेफिनेशन है ये नेगेटिव डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। मीन्स कि इसमें सिंपल बताया गया है कि जहां पर लॉ आपको अलाउ करता है, एक्सप्रेसली लॉ आपको प्रोवाइड करता है कि आप इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ऑरली कर सकते हो, मीन्स कि आपको रिटर्न में जरूरत नहीं है, वहां पर आप ऑरली कर लो, वहां पर आपको रिटर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा लॉ, वो लॉ कौन सा है? ठीक है, जहां पर ये चीज तो इसने बता दी कि नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ कौन सा है और वो कौन सी ट्रांसफर आएगी जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो लॉ है ये आएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो लॉ है ना ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट का आप सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 दोनों एक बार साथ में देख लेना। अगर मान लीजिए आपको जे क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में, तो आप साथ में इसके अब 2 लाइन का ये सेक्शन है मात्र, तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कवर नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इसके साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17, रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 18 वो कवर करना है। सेक्शन 17 बताता है कि कौन सी ट्रांसफर्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और सेक्शन 18 बताता है ऑप्शनल कि कौन सी रजिस्ट्रेशन है जहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो वो रिटर्न भी जरूरत नहीं है, मीन्स की ऑरली, मीन्स की आप क्या है ऑरली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मीन्स की सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो ये जो लॉ बताया गया ना एक्सप्रेसली कि जहां पर कोई चीज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो सेक्शन 18 की बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट की। ठीक है, सेक्शन 18 की बात कर रहा है क्योंकि सेक्शन 18 बताता है कि ऑप्शनल जहां पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए इसमें आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू लेस देन 100, आपको लगता है कि आज के टाइम में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी कि जिसकी वैल्यू 100 से कम है? एक्चुअली ये जो लॉ है ना वही 8082 का है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी 1908 है। तो उसके बाद लेजिस्लेचर ने ये कोशिश ही नहीं की कि ये जो अमाउंट है इसे थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए, नहीं, अमाउंट आज भी वहीं पर खड़ी है, अमाउंट आज भी वहां पर ही खड़ी है। मीन्स कि आज से 100 साल पहले तो चलो माना कि ये जो 100 रुपीज थी इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, आज के शायद लाखों के बराबर होगी। ठीक है, लाखों के बराबर होगी, और दूसरी साइड इमोल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन लेजिस्लेचर ने ये कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो गवर्नमेंट अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मारेगी?
गवर्नमेंट तो कहती है तो अच्छी बात है, 100 रुपीज, जिसकी वैल्यू 100 से कम है उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आज के टाइम में कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 100 रुपीज में आएगी। कहने का मतलब है प्रैक्टिकलिटी जीरो, प्रैक्टिकलिटी जीरो। ठीक है, थ्योरेटिकली कंसेप्ट बना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओरल ट्रांजैक्शन किसकी होगी, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है। ठीक है, जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है, वहां पर आप ओरल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपने नॉर्मली एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई लीज पर प्रॉपर्टी देता है वो 11 मंथ की करता है, लेकिन 1 साल की नहीं करता, 11 मंथ की करता है। आपने देखा होगा ना, ये पंजाब में भी ये ट्रेंड रहता है, हरियाणा में भी ये ट्रेंड है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लीज पर देता है वो 1 ईयर की नहीं देता, वो हमेशा 11 मंथ के लिए करता है। इसका कारण है कि अगर 1 ईयर मीन्स की ईयर टू ईयर होगी तो तब इस लीज को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। इस रजिस्ट्रेशन को, जो प्रॉपर्टी होगी लीज मीन्स की लीज है, इसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। लेकिन अगर 11 मंथ की है तब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये आगे हम सेक्शन 106 में पढ़ेंगे इसी टीपीए में। इसलिए आपने नॉर्मल देखा होगा जब भी लीज होती है मोस्टली 11 मंथ की होती है, क्योंकि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी नहीं है। सेक्शन 106 क्लियरली बताता है कि जहां पर लीज ईयर टू ईयर है मींस की मोर देन 1 ईयर, वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो मींस टू से कि लेस देन 1 ईयर, अगर 1 साल से कम है वो भी ऑरल ट्रांसफर में आएगा। ये कुछ चीजें हैं। देन इसके साथ साथ फैमिली सेटलमेंट, देन इसके साथ साथ फैमिली सेटलमेंट वो भी आप क्या है ऑरली कर सकते हो। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप इसके साथ कोड कर सकते हो। फैमिली सेटलमेंट हो गया, लीज लेस देन 1 ईयर, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज वैल्यू लेस देन 100 रुपीज। ये कुछ पॉइंट्स है जो ऑरल ट्रांजैक्शन में आएगा। देन आगे है सेक्शन 10 कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशंस। पहले आप सेक्शन 9 तक देख लो, आपका कवर है, देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देन लास्ट सेक्शन है आज का, आज हम सेक्शन 10 तक करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत फिर लंबा चला जाएगा तो आपको समझने में बाद में दिक्कत आएगी। तो जहां तक देख लीजिए कि आपका कवर है, फिर आगे चलते हैं। लास्ट सेक्शन करेंगे आज सेक्शन 10। सेक्शन 13 हमारा कवर है और कल हम करेंगे सेक्शन 11, 12, 14, 15। कल ये 4 सेक्शन करेंगे। देख लीजिए, अगर जहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर आगे चलते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। रॉबिन, नो सर, चलो शुक्र है रॉबिन, तुम्हें भी कोई डाउट नहीं हुआ, कमाल की बात है। मैं इतना अच्छा पढ़ाने लगा रॉबिन जो तुम्हें डाउट नहीं मिला, क्या बात है। या फिर तुम्हारा मूड नहीं है पढ़ने का। चलिए, तो अब हम करते हैं जो हमारा लास्ट आज का सेक्शन है, डेट इज सेक्शन 10। यहां पर है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग अलाइनेशन। ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे। कलर चेंज करें, ब्लैक कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए ए है और बी है। ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल की, मीन्स की अभी करनी है, और लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ एक कंडीशन रखी कि ये जो मैं प्रॉपर्टी तुम्हें सेल कर रहा हूं इसे तुम आगे सी को ट्रांसफर कभी नहीं करोगे। बी बोलता है ये क्या हुआ यार, पैसे मैंने पूरे देने हैं,
कंप्लीटली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर क्यों ये कंडीशन क्यों लगा रहे हो? ए बोलता है बी को, यार ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, सो इसलिए मैं तुम्हें तो सेल कर रहा हूं, लेकिन तुम आगे सेल मत करना। ये जो कंडीशन है ना रिस्ट्रेनिंग, आगे सेल मत करना, ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन वॉइड मानी जाएगी, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांसफर हुई है, ये वैलिड मानी जाएगी। आप किसी को ये कंडीशन लगाकर रोक नहीं सकते कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है तुम आगे किसी को ट्रांसफर या सेल मत करना। क्यों? क्योंकि बी अब ऑनर है, बी ऑनर है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। ठीक है, बी अब ऑनर है, उसकी मर्जी है, चाहे वो सेल करे, चाहे वो छोड़े, चाहे किसी को गिफ्ट में दे, अब वो बी की प्रॉपर्टी है, बी ऑनर है, बी का राइट है, ए का उसके ऊपर कोई हक नहीं, ए का उसके ऊपर कोई हक नहीं। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि जो ट्रांसफर का मतलब क्या है, क्रिएटिंग राइट। अब वो राइट किसके फेवर में क्रिएट हो गया? बी के। ऑनरशिप किसके फेवर में ट्रांसफर होगी? बी के। अब बी डिसाइड करेगा उसका क्या करना है, ए का उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये है सेक्शन 10। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग मींस की रोकती है अलाइनेशन। अलाइनेशन मींस डिस्पोज ऑफ। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन मींस कि उसके ऊपर कंडीशन लगा दी या लिमिटेशन लगा दी। लिमिटेशन कैसी? कि तुम इस प्रॉपर्टी को 1 साल आगे किसी को मत देना, तुम इस प्रॉपर्टी को 6 महीने किसी को आगे मत ट्रांसफर करना, तुम इस प्रॉपर्टी को किसी को 1 दिन आगे ट्रांसफर मत करना, तुम इस प्रॉपर्टी को आगे 50 साल किसी को ट्रांसफर मत करना। ये लिमिटेशन। और उस जो सेक्शन 10 है किसके बारे में बात कर रहा है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग मींस की सेक्शन 10 में पार्शियली वर्ड यूज नहीं किया। एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफर और एनी पर्सन claiming under him from the parting with and disposing of his interest in the property. The condition and limitation is void. जो कंडीशन लगाई है और जो लिमिटेशन है ये क्या है? ये void मानी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। आप किसी तरह की कंडीशन कोई नहीं लगा सकते। अब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, वो बंदा सामने वाला मींस की ट्रांसफरी, वो ऑनर है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। ठीक है, आगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मींस की एक्सेप्शन। अब ऑब्वियसली बात है जो जर्नल रूल है उसकी एक्सेप्शन भी होगी। एक्सेप्शन क्या है? इन द केस लीज मींस की लीज के केस में आप क्या है कंडीशन लगा सकते हो। वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर एंड दोज, हाँ, दोज क्लेमिंग अंडर हिम प्रोवाइडेड एट, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट है। चलो, सो सबसे पहले आपको अब जर्नल रूल क्लियर है ना कि जो प्रॉपर्टी है आप किसी को विद कंडीशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, विद कंडीशन नहीं कर सकते। अगर कंडीशन जहां आप लिमिटेशन बार करते हो तो वो वॉइड मानी जाएगी। ट्रांसफर वैलिड है मींस की जो ट्रांसफर की है वो वैलिड है, कंडीशन वॉइड है। जो कंडीशन थी वो वॉइड है, जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो ट्रांसफर हुई है, ये वैलिड है। ठीक है, आगे इसकी एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन का मतलब है कि मींस आप किसी के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो। एक्सेप्शन का तो यही मतलब हुआ ना कि आप किसी के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो। वो कौन से केस है? नंबर 1 केस है लीज। नंबर 1 कौन सा केस है? लीज, जिसके लेसर का फायदा हो, जहां उसके अंडर क्लेमिंग, मान लीजिए एजेंट है जो लेसर का। अब मान लीजिए ए ने जो है, ए लेसर है, इसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी है बी को। ठीक है, बी को लीज पर दी है। ए ने साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट डीड में जो उसकी बनी थी लीज डीड, उसमें मेंशन कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम आगे सब लेट नहीं कर सकते, मींस सब लीज पर नहीं दे सकते। जैसे नॉर्मली होता है ना कि कोई एक पर्सन है, लेसर है, उसने प्रॉपर्टी लेसी को दी, लेसी आगे किसी को सब लीज कर देता है। तो जहां पर ए के पास राइट है, क्यों? क्योंकि ए अभी भी ऑनर है। ए ने कौन सा अपना एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर किया है? ए ने तो लिमिटेड एंड ट्रस्टेड ट्रांसफर किया है। ए ने तो लिमिटेड एंड ट्रस्टेड ट्रांसफर किया है। लीज में लिमिटेड जाता है, ऑनरशिप थोड़ी ट्रांसफर होती है।
तो ए के पास राइट है, वो बी को रोक सकता है कि भाई तुम आगे इसको सबलिस्ट नहीं करोगे। ये इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर। अब चलते हैं सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू एंड बेनिफिट ऑफ वुमेन। वुमेन कौन सी है? ये मैरिड वुमेन है। यहां पर पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लेकिन मैरिड वुमेन है, आपके वेयर एक्ट में लिखा होगा। ठीक है, मैं वेयर एक्ट से पढ़ता हूं, आप साथ में वेयर एक्ट देख लेना। प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन नॉट बीइंग, इसको छोड़ दो एक टाइम के लिए, ये जो नॉट है ना, नॉट बीइंग हिंदू मोहम्मदियन बुद्धिस्ट, इसको छोड़ दो। प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन सो दैट शी शैल नॉट पार्ट ड्यूरिंग हर मैरिज टू ट्रांसफर और चार्ज सेम बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मीन्स टू से कि आपने ये जो प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग मैरिज, कब आपने ट्रांसफर की है? ड्यूरिंग मैरिज। ड्यूरिंग मैरिज की है, वुमेन को की है, तो तब आप क्या है, तब आप उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते। तब आप उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन है लीज, दूसरी एक्सेप्शन है आपको वुमेन को ट्रांसफर किया है, कब? ड्यूरिंग हर मैरिज। लेकिन इसकी आगे एक्सेप्शन है, वो नॉट बीइंग हिंदू मोहम्मदियन बुद्धिस्ट। मीन्स की ये जो एक्सेप्शन है ना, ये हिंदू मोहम्मदियन एंड बुद्धिस्ट वुमेन के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। मीन्स टू से अगर मान लीजिए क्रिश्चियन वुमेन है, उसको ड्यूरिंग हर मैरिज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है विद कंडीशन, वो वैलिड है, वो वैलिड है। अब इसका कारण क्या है कि क्रिश्चियन को अलाउड किया है, हिंदू मोहम्मदियन बुद्धिस्ट को? मीन्स टू से इसका मतलब है कि ये एक्ट कब का है? बिफोर इंडिपेंडेंस। और हमने ये लॉ कहां से लिया है? ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर का ब्रिटिशर के हिसाब से जवाब दिया है, गोरों का वो हिसाब किया है जहां पर भी, कि मीन्स की हमारे इंडिया में कौन से लोग रहते थे? मोस्ट ऑफ हिंदू मोहम्मदियन बुद्धिस्ट, उनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और वुमेन होगी जिसको ड्यूरिंग हर मैरिज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो वो वैलिड मानी जाएगी, कंडीशन जो लगाई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन है जो इसमें नहीं लिखी। ठीक है, एक आपने दो कंडीशन तो पढ़ ली, एक लीज है, सेकंड जो वुमेन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ड्यूरिंग हर मैरिज, और नॉट बीइंग हिंदू मुस्लिम से बुद्धिस्ट। इसके साथ साथ क्या है? पार्शियल, पार्शियल रिस्ट्रेनिंग। अगर मींस पार्शियल रिस्ट्रेनिंग की है तो वो भी वैलिड है, क्योंकि सेक्शन 10 में कहीं पर भी वर्ड पार्शियल आया ही नहीं है, वर्ड एब्सोल्यूट यूज किया गया है। मींस कि अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है तो वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी, ट्रांजैक्शन वैलिड है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10 हमारे अब 4 सेक्शन कवर है। कल हम करेंगे सेक्शन 11, 12, 14 एंड 15। ऑलमोस्ट हम 7, 8 तक जो है, हाँ 8 तक है जो हमारा जो फर्स्ट चंक है सेक्शन 25, वो कवर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ हम ट्राई करेंगे कि ये जो हमारा टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये हम 21 नवंबर तक इसे कवर कर लें, क्योंकि उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन भी है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा ये जो सिलेबस है 3-4 दिन पहले कवर हो जाए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर अब किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो साथ में आप जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, नो सर एवरीथिंग क्लियर। ओके मेगा जी। रॉबिन तुम रुकना, कोई ना, मैं बताता हूँ तेरे को, अभी लेता हूँ तुम्हारी क्लास 2-4 घंटे की। और इसके साथ साथ आज
हमारे एक स्टूडेंट है शिवानी फ्रॉम महाराष्ट्र, उनका आज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हुई है। हमारे वो स्टूडेंट है, वैसे तो हम जुडिशरी की क्लासेस नहीं देते, लेकिन साथ में वो हमारे इसी बैच में कर रहे हैं। फुल फ्लैज हम जुडिशरी की जो क्लासेस है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हमारे पास अभी एक ही स्टूडेंट थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही थी और उसका प्रीलिमिनरी क्लियर हो चुका है और वो क्वालिफाई कर चुकी है मेंस के लिए। ठीक है रोहन, चलिए ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मेगा जी। शिवानी जी आपके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आई है फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। सो जो आपका वो मेंस का गोल है उसे जरूर फुलफिल कीजिए। तो चलिए ठीक है जी, कल करते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है। ओके ठीक है जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून।